बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर, क्योंकि इस वक्त ये तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव महज 24 घंटे में ही नाकाम होता दिख रहा है। अमेरिका द्वारा मास्टर स्ट्रोक समझे जा रहे समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू को ईरान ने रद्दी का टुकड़ा बताकर आग के हवाले कर दिया है और इससे बौखलाए अमेरिका ने अपनी साख बचाने के लिए ईरान पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों के साथ साथ अमेरिका ने अपने कुछ नए हथियारों की टेस्टिंग भी की है जो काफी घातक माने जा रहे हैं और अमेरिका ने ईरान के पोर्ट को निशाना भी बनाया, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। ट्रंप का भ्रमजाल अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अरब देशों का भरोसा खत्म हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान युद्ध विराम के दौरान भी हमले कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। तो दरअसल ये वही पैटर्न है जिसमें कि अमेरिका ईरान को फंसाना चाहता था, लेकिन ईरान ने पूरी बाजी पलट दी है। तो देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है क्योंकि सीज फायर की बात भी की जा रही है। वही ट्रंप सीज फायर तोड़ भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान को शायद कमजोर समझना अमेरिका की कोई गलती है और सही आकलन ना करना ईरान को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और भी नए अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के खिलाफ यूएई का बड़ा दावा भी देखने को मिल रहा है। तो ईरान के खिलाफ यूएई का बड़ा दावा ये है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं और सभी टारगेट को हवा में ही मार गिराया है। तो ईरान के हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। तो लगातार यूएई में भी हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इन्हें पहले इंटरसेप्ट किया गया है और आसमान में ही मार गिराया है। वहीं आपको बता दें जिस तरह से ईरान के इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की भी खबर है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। तो सभी टारगेट को हवा में ही मार गिराने का दावा यहाँ पर यूएई की तरफ से किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं हमले जो है ईरान की तरफ से यूएई की तरफ भी हो रहे हैं और यूएई ये बड़ा दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। तो सभी ये टारगेट जो थे उन्हें हवा में मार गिराने का दावा यूएई ने किया है। ईरान के हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है, यानी ईरान लगातार बड़ी और जवाबी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी लेबनान में मौत वाली तबाही जारी है। ये बड़ी खबर आ रही है दक्षिणी लेबनान से, जहां पर मौत वाली तबाही जारी है। इजरायल ने बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेबनान के सरकारी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, इजरायल के हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मृतकों में एक सिविल डिफेंस रेस्क्यू वर्कर भी शामिल बताया जा रहा है। तो लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि यहाँ पर कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल हमले कर रहा है, इस हमले में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और 31 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि दावा है इजरायल का कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसी जगहों पर ठिकाने बनाकर बैठा है जहां पर कि आम लोग भी रहते हैं, इसलिए इजरायल के लिए भी ये सब बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन यहाँ पर इस जद में 31 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक सिविल डिफेंस रेस्क्यू वर्कर भी शामिल बताया जा रहा है। तो लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है इजरायल ने बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो मौत वाली तबाही अभी भी जारी है दक्षिणी लेबनान में, जहां पर कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के कई बड़े ठिकाने हैं और इन निशाने बनाते हुए इजरायल लगातार हमले कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है। सलाहकार मोहम्मद मोखबर का बड़ा बयान सामने आ चुका है। हॉर्मुज पर नियंत्रण एटम बम जैसा है। तो देखिए जिस तरह से हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ये बयान माना जा रहा है और कहा है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण एटम बम जैसा ताकतवर है। हॉर्मुज किसी देश के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है। हॉर्मुज ऐसा मौका जो एटम बम जितना अहम। मोखबर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। हॉर्मुज किसी देश के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है। जिस तरह से ईरान हॉर्मुज के जरिए ही अब तक कहीं ना कहीं इस पूरी जंग को संभाले हुए है, तो ऐसे में मोखबर का ये बड़ा बयान, ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार है ये मोखबर, और उन्होंने ये बयान दिया है। सलाहकार मोहम्मद मोखबर का ये बड़ा बयान सुर्खियों में है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण एटम बम जैसा ताकतवर है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ताकत हॉर्मुज पर नियंत्रण का होना है। अगर हॉर्मुज पर नियंत्रण है तो यहाँ पर
अमेरिका को भी किसी भी तरह से मजबूर किया जा सकता है। इस तरह की जो बात है यहाँ पर मोखबर करते हुए दिखाई दे रहे हैं सलाहकार हैं ये। और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अमेरिका ईरान में, क्या कुछ रास्ते निकलेंगे, क्या कुछ अभी फिलहाल हालात हैं, किस तरीके से ये हालात और एक्सेलरेट हो सकते हैं, तमाम बातें जो है आज हम अपनी चर्चा में रखेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास अबरोल भी जुड़ चुके हैं। और अपडेट्स के लिए तो रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम विकास अबरोल का। विकास, अभी फिलहाल अगर मौजूदा हालातों की बात करें तो लगातार सीज फायर ब्रेक होने की बात नहीं है और लगातार सीज फायर हम देख रहे हैं टूटता भी नजर आ रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो दावा किया था कि नहीं सीज फायर अभी बरकरार है, लेकिन ये जो छोटे छोटे हमले हैं ऐसे में काउंटर ईरान की तरफ से क्या माना जाए? देखिए, ये तो हम सभी जानते थे कि ये जो लड़ाई है ये लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान शायद समझौता करना भी चाहे लेकिन आईआरजीसी समझौता नहीं करेगी। और एक बहुत बड़ा कारण है इन सब चीजों का। लगातार जिससे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी जा रही हैं, चाहे वो ट्रंप हो या आईआरजीसी उनकी तरफ से लगातार हो, ये उसी का नतीजा है कि जो छोटे मोटे क्लैशेस आपको लगातार देखने को मिलेंगे ये बंद नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी पर जो आईआरजीसी कंट्रोल है वो ये खत्म नहीं होगा। और ऐसे में जहां जहां इनका आमना सामना होगा, उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में देखेंगे तो दोनों, चाहे यूएस हो या ईरान हो, दोनों अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आमना सामना होना जायज है और इस सामने सामने में छुटपुट क्लैशेस होंगे जो हमें लगातार देखने को मिलेंगे। वहीं यूएई को लेकर जो लगातार जो हमले किए जा रहे हैं ईरान के, उसके दो कारण है। एक तो ईरान के पास देखा जाए तो छोटी मिसाइल जो कम दूरी की हैं वो काफी ज्यादा है। ऐसे में ईरान को उसके साथ है और उसको टारगेट करना आसान है। साथ में एक चीज और इसमें समझने वाली बात है कि ईरान से जो पाइपलाइंस निकल रही माफ कीजिए, यूएई से पाइपलाइंस निकल रही हैं, ऑयल पाइपलाइंस जो वो है जो हॉर्मुज को बाईपास करती हैं। ऐसे में वो उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाना चाहता है कि लोग हॉर्मुज को यूज करने पे मजबूर हो जाए। अगर वो ऑयल पाइपलाइन जो अगर ध्वस्त होती हैं तो हॉर्मुज ही रास्ता बचेगा उस एरिया से ऑयल लेने का। ऐसे में कहीं ना कहीं आप ईरान, यूएई और यूएस को आपस में लड़ते हुए देखते रहेंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई भी देश किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज को या किसी तरह से हल्का सा झुकने को तैयार नहीं होगा। और तब तक ये शांति वार्ता होना फिलहाल आज के समय में एक असंभव सा कार्य लग रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े देशों को बीच में आना पड़ेगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो। ये लोग अगर आएंगे, ये बैठ के बात करवाएंगे तभी हो पाएगा। पाकिस्तान को यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि पाकिस्तान डबल पॉलिसी खेल रहा है। एक तरफ से वो अमेरिका का साथ भी दे रहा है और वो ईरान का साथ भी दे रहा है। ऐसे में उसका औचित्य नहीं रहता। इसमें किसी बड़े देश को आना पड़ेगा तभी ये संधि संभव हो पाएगी, वरना आपको ये लड़ाई है, ये मिसाइल, ये युद्ध लगातार आपको देखने को मिलते रहेंगे और सीज फायर होते हुए भी जो फायर जो है वो चलता रहेगा। बिल्कुल, और ये अपने मुताबिक है। ये ट्रंप जिस तरह से बयान दे देते सीज फायर है, लागू हो गया, कभी वायलेशन हो जाता है, कभी बीच बीच में हमले हो जाते हैं। यूके देवनाथ सर, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पर। अपनी मनमर्जी से ट्रंप सीज फायर लागू भी कर रहे हैं, बीच बीच में हमले भी कर रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। आखिर किस रणनीति के तहत यूएस काम करता हुआ दिख रहा है? वो ये रहा है कि जब ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर लागू है, उसका मतलब ऐसा है इजराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा। सेकंड मतलब यह है कि अमेरिका ईरान की मेनलैंड पर बॉम्बिंग नहीं करेगा, यानी तेहरान और तेहरान के आसपास जो मिलिट्री बेसेस हैं वहां पर बॉम्बिंग नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका सीज फायर डिक्लेयर करता है, लेकिन ये चाहता है कि उसके जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर बाहर जा सके। तो अभी परसों जब अमेरिका ने 3 अपने डिस्ट्रॉयर्स को, नेवी के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की, जिसमें वो सफल हुआ, तो ईरान ने उनके ऊपर एंटी शिप मिसाइल फायर की, ड्रोन फायर की। लेकिन ये अलग बात है कि यूएस डिस्ट्रॉयर्स के जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं। उन्होंने इनकमिंग ईरानी मिसाइल्स को और ड्रोन्स को मार गिरा है। अब देखिए, जब ईरान कहता है कि सीज फायर लागू है, ईरान का यह कहने का मतलब है कि वह इजराइल पर कोई मिसाइलें नहीं दागेगा या दाग रहा। और इसी तरह से वह फिलहाल यूएई को छोड़कर अगर आप देखें, उसने और किसी गल्फ कंट्रीज पर कोई मिसाइल दागी नहीं।
अब ईरान क्यों सिलेक्ट करता है यूएई को, ये समझना पड़ेगा। जी। और सर ये यूएई समझने की हम कोशिश करेंगे कि यूएई को ही क्यों सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिणी लेबनान के अल दुवैर में हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान के अल दुवैर में ये बड़ा हमला माना जा रहा है। इजरायली हमले के बाद तबाही की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। अल दुवैर में हमला, दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा है अल दुवैर में, जहां पर हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद तबाही की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। तो लगातार इजरायल दक्षिणी लेबनान को निशाना बना रहा है और ऐसे में अल दुवैर पर हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद तबाही की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए देवनाथ सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं कि आखिर यूएई को ही क्यों चुना जाता है? जी हाँ जी, तो यूएई को ईरान इसलिए खास तौर से सिलेक्ट कर रहा है फिलहाल, क्योंकि यूएई का जो अल धफ्रा एयर बेस है, वहां पर अमेरिका ने अपने MQ-9 टोही रिकनेसेंस यूएवी को तैनात किया हुआ है। वहां पर अमेरिका ने अपने F-18 विमानों को तैनात किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं उनको तैनात किया हुआ है। इसके अलावा यूएई का जो नेवल पोर्ट है, जबल अली पोर्ट, वहां पर यूएई के जबल अली पोर्ट पर यूएस नेवी के जो शिप्स हैं वो रिपेयर, मेंटेनेंस, रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन और रिफ्यूलिंग के लिए रुकते रहे हैं। अभी जो 3 डेस्ट्रॉयर्स जा रहे थे स्टेट ऑफ हार्मुज से अमेरिका के, वो भी यूएई में ही तैनात थे। तो ईरान को यह लगता है, और कुछ हद तक वो शायद सही भी हैं, कि यूएई जो है इस युद्ध में अमेरिका को एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है अपनी पोर्ट हार्बर्स एयर बेसेस देकर। जी गीतू जी। बिल्कुल। और अजिताभ सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से फिलहाल हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में वैश्विक व्यापार की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि बड़ी बड़ी बातें ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर कितने देशों के युद्ध रुकवाए हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध भी हम रोकना चाहते हैं। पहले तो ईरान पर ही अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्या करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े ये बातें जो कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाह रहे हैं? क्या ये ध्यान भटकाने की भी कोशिश हो सकती है ट्रंप की? देखिए गीतू जी, कई बातें हैं इसमें। जब आपने एक तो व्यापार जो अफेक्टेड हुआ है उसकी बात की, तो निश्चित रूप से व्यापार दोनों तरह का है। ऑयल एंड गैस का तो हुआ ही हुआ है, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स के हैं, फूड के हैं, उस तरह की भी क्राइसिस देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट जो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, उसकी रिपोर्ट आई है कि खाद्यान्न की प्राइस लगभग 2% बढ़ी है। तो इससे आप समझ लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में खाद्यान्न की प्राइस की जो सप्लाई चेन जो अफेक्ट हुआ है, उससे इसकी प्राइस पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और खास करके अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उन पे ज्यादा इसका असर देखने को आ रहा है, बियॉन्ड जो अदर कंट्रीज है वो। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर की क्राइसिस से आगे जो फसल का सीजन आने वाला है उस पे असर पड़ेगा, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जी। ट्रंप की जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो गाहे बेगाहे कह लीजिए, ऑफ एंड ऑन कुछ भी बोल देते हैं, तो उससे निश्चित रूप से वर्ल्ड मार्केट में भी कह लीजिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, बुलियन मार्केट हो, हर जगह उसका असर, बिसाइड्स जो कहते हैं ऑयल एंड गैस, उस पे असर तो हो ही रहा है। तो अब इससे ये है, जैसे अभी आपने डिटरेंस की बात की, तो ये अमेरिका ही है जिसने पहले परमाणु निरस्त्रीकरण पे ज्यादा जोर देता था, डिसआर्मामेंट पे ज्यादा जोर देता था। अब वो खुद कह रहा है, और उसने अपने परमाणु प्रोग्राम को भी बढ़ा रखा है। क्या भाई, तो परमाणु प्रोग्राम ज्यादा एक डिटरेंस का काम करते हैं, एक रोकने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। तो उस हिसाब से अभी ईरान ने भी वैसा ही किया है, और हॉर्मुज को एक तरह से डिटरेंस के रूप में यूज कर रहा है। और ये परमाणु बम से भी ज्यादा बड़ा डिटरेंस उसके लिए निकल के आया है, क्योंकि इसको अगर उसने चौक कर दिया है, इससे पूरा सप्लाई चेन अफेक्टेड हो गया है। वो व्यापार का भी और तेल एंड गैस का भी जो पूरा रूट है 20 से 25%, उस पे अफेक्ट आ गया है। और अभी कल जो आसियान के देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनकी जो फिलीपींस में उनकी बैठक हो रही है, उसमें भी इस बात को दर्शाया गया है कि चूंकि आसियान में 50% ऑयल इसी
हॉर्मुज से जाता है, 17% उनका गैस भी इसी एरिया से जाता है। तो चीन के अलावा जो आसियान के देश हैं, भारत है, इन सब पे इसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। और ट्रंप का सीज फायर तो कहने को है, आप सैद्धांतिक रूप से ही कह लीजिए, पेपर पे है, व्यवहारिक रूप में तो ऑफ एंड ऑन अटैक हो रहा है। कल रात भी अटैक की खबरें जी। आई हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये सीज फायर है, हाँ पेपर पे है, बट दोनों जगह आप ईरान में भी देख लीजिए और उधर आपने लेबनान की बात की, तो दोनों जगह कहने को सीज फायर है, बट अटैक ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों से, हम इससे भी रूबरू करा देते हैं। ईरान का अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है, अमेरिकी नेवी पर सीज फायर तोड़ने का आरोप। तो अमेरिका ने किया होर्मुज के पास तटीय इलाकों पर हमला, ये बड़ी खबर। अमेरिका ने होर्मुज के पास तटीय इलाकों को निशाना बनाया और ऐसे में ईरान कह रहा है कि यहाँ पर सीज फायर तोड़ा गया अमेरिका की तरफ से, बड़ी खबर। अमेरिका ने होर्मुज के पास तटीय इलाकों पर हमला किया है और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेवी सीज फायर तोड़ रही है। तो ईरान का अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का ये आरोप। और विकास क्या माना जाए? देखिए, जिस तरह से अब अमेरिकी नेवी तो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है, होर्मुज एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर और उस पर किस तरीके से काबू पाना है ये अमेरिका बेहतर जानता है, लेकिन इस पर ईरान काउंटर करता है कि सीज फायर तोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट बता रहे, सीज फायर जो है वो बरकरार है, लेकिन बरकरार नहीं भी है, क्योंकि देखिए ईरान पर डायरेक्ट हमले नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार इजराइल हमले कर रहा था वो बंद हो चुके हैं। तो सीज फायर एक तरह का एक पेपर पर जरूर है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर जो पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए प्रेशर जो है वो अमेरिका पे भी है हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलाने का, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है हिल चुकी है। ऐसे में वो एक उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है अमेरिका के लिए। उसको खोलने के चक्कर में, उस वहां पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के चक्कर में उसको कहीं ना कहीं आमना सामना जो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। और जब वो फ्रंट फुट पे आ रहा है तो ईरान के साथ उसके क्लैशेस हो रहे हैं, चाहे वो उसके आसपास के पोर्ट्स के हों या फिर जो पोर्ट जो ईरानी पोर्ट जो उसने जो बंद कर रखे हैं वहां पर जो दिक्कतें आ रही है, वहां पर जो जहाज आ रहे हैं उनको रोकने के लिए ये छोटे मोटे क्लैशेस चलते रहेंगे। आप बहुत बड़े हमले नहीं होंगे, लेकिन ये क्लैशेस चलते रहेंगे। और ये जब तक ये हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान नहीं मानता या कहीं पे आपस में इनकी बिल्कुल, और शांति शायद वार्ता जो है वो विकास सफल नहीं होती। यही रणनीति भी है अमेरिका की। मनोज जी, ये रणनीति को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए सीज फायर तोड़ा भी जा रहा है और उसे बरकरार रखने की बात ट्रंप कह भी रहे हैं, और हम ये माने कि एक रणनीति के तहत यहाँ पर काम हो रहा है कि होर्मुज पर नियंत्रण पाना अमेरिका को, या होर्मुज के लिए कोई रणनीति तैयार करनी है जिसके चलते ये सब हो रहा है। मनोज जी। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब जब टॉक शुरू होता है अमेरिका और ईरान के बीच, तो हम लोग ये देखते आए हैं कि अमेरिका के साइड से कोई वारशिप पे जो है हमला कर दिया जाता है। तो ऐसा जब लोग एक्सपेक्टेशंस होता है लोगों को कि अब जो है शांति की ओर ये युद्ध जा रहा है, फिर हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी रूप में हमला हो जाता है। तो जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट, बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको लेकर के सभी कंट्रीज चिंतित हैं। लेकिन अमेरिका का जिस तरह से एडामेंट अप्रोच रहा है अब तक इस युद्ध में, उससे जो है सभी को परेशानी हो रही है। और जिस तरह से अमेरिका में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ के लोग लगभग जो पॉपुलरिटी रेट था ट्रंप का 65% डाउन हो गया है। सिर्फ मागा के ही लोग हैं जो अभी तक भी ट्रंप के पीछे अभी सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। और ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा तो और जो है पॉपुलरिटी जो ट्रंप का है वो और डिक्लाइन होगा। इससे आने वाले इलेक्शंस जो नवंबर में होने वाले हैं उस पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सीज फायर के नाम पे ट्रंप जो है एक बार्गेनिंग तो ईरान के साथ कर ही रहा है, साथ साथ अपने लोगों को भी वो एड्रेस कर रहा है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच कोई युद्ध नहीं है, जबकि उसका वायलेशन भी अमेरिका के साइड से ही हो रहा है। तो एक मैसेज भी देना चाहता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस में जब डिबेट के दौरान डेमोक्रेट्स ने जब पूछा गया कि आपको जो है अभी भी युद्ध हो रहा है और विदाउट सैंक्शन आपने जो है युद्ध कर लिया, तो आपको बताना चाहिए था कांग्रेस को। तो इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से ये कहा गया कि अब सीज फायर हो गया है। अब तक जो है अप्रैल
के बाद से जो है कोई भी हमला नहीं हुआ है। अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया ईरान पे। तो वहाँ पे सिंपैथी लेने के लिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प का जी, स्टेटमेंट चेंज होते रहता है। बिल्कुल। और अब ये देखना है कि वह जिस तरह से सीज़ फायर रशिया और यूक्रेन के बीच अमेरिका ने डिक्लेयर किया, और हम लोगों ने ये भी मैसेज देखा था कि रशिया ने पहले डिक्लेयर किया था कि हम जो है 2 या 3 दिन का हम सीज़ फायर करते हैं, लेकिन आज हुँ, हम लोग स्टेटमेंट अमेरिका के साइड से आ जाता है कि ट्रम्प ने कहा कि मैंने जो है सीज़ फायर जी। रशिया और यूक्रेन के बीच में कराया। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ट्रम्प क्रेडिट लेने में भी बहुत आगे रहते हैं, वो 2 बिल्कुल, देशों क्रेडिट भी ले रहे हैं, सीज़फायर तोड़ भी रहे हैं, सीज़फायर नहीं भी तोड़ रहे हैं, बहुत से काम ट्रंप कर रहे हैं अपनी रणनीति के तहत। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज किया। अरागची ने मिसाइल से जुड़े दावे को खारिज कर दिया। हमारी मिसाइल अभी खत्म नहीं हुई, अरागची कह रहे हैं। CIA की जानकारी गलत है, अब्बास अरागची का बड़ा बयान। ट्रंप के दबाव के सामने ईरान नहीं झुकेगा। अरागची का ये बयान जो है अपने आप में बहुत मायने रखता है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर CIA की जो जानकारी है वो गलत है और ट्रंप के दबाव के सामने ईरान नहीं झुकने वाला है और हमारी मिसाइलें अभी खत्म नहीं हुई है। विकास, आखिर कितनी मिसाइलें ईरान के पास है जो कि खत्म नहीं हो रही है? देखिए, जब शांति समझौता शुरू हुआ था, जब पहला चरण इसका था, जब बात हुई थी कि आपस में पाकिस्तान में जाके लोग जो है इस समझौते को कहीं ना कहीं एक नया रूप देंगे, तभी उसी समय जो है ईरान से मैसेज आ गया था कि उनके पास अभी भी 15,000 से ज्यादा मिसाइलें और 45,000 से ज्यादा ड्रोन पड़े हैं। और ये जो पूरा समय है, जो पूरा टेन्योर देखेंगे, जब से ये आपस में लड़ना, अभी इनकी एक तरह की लड़ाई बंद हुई है, जो शांति वार्ता चल रही, शांति समझौता चल रहा है, पीस टॉक चल रही है, उस दौरान कहीं ना कहीं दोनों देशों को अपने आप को रीग्रुप करने का टाइम मिला और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हथियारों को बढ़ाया है, अपने हथियारों को जो उनका जखीरा वो बढ़ाया है, चाहे वो किसी कंट्री से लिया या खुद मैन्युफैक्चर किया, लेकिन कहीं ना कहीं जखीरा बढ़ा है और इस कारण जो है लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। और ये जो शांति वार्ता हुई है, अगर देखिए सक्सेसफुल नहीं होती है तो अब की बात लड़ाई और घातक होगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की रणनीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं और ऐसे में वो अब काउंटर जो अटैक्स करेंगे वो ज्यादा घातक होंगे। तो इसीलिए ये जो टाइम फ्रेम मिला है दोनों कंट्रीज को, ये अपने आप को रीग्रुप करने में और अपने जखीरे को बढ़ाने का मिला है। तो कहीं ना कहीं जो इनके साथ अलाइज देश है, चाहे वो सामने आए या ना आए, वो इनकी मदद कर रहे हैं। चाइना कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान की मदद कर रहा है। अमेरिका खुद ही एक बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। तो ऐसे में जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, जहां जिनके एयरबेस का वो इस्तेमाल करेगा, चाहे वो इजराइल हो या फिर यूएई हो, इस तरह की जितनी कंट्री, वहां पर भी उसने हथियारों के जखीरे बेचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर हर जगह आपको हथियार ज्यादा देखने को मिलेंगे और अब अगर हमले हुए तो वो ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तादाद में होंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस वक्त अपने आप को पूरी बिल्कुल। तरह और से अगले जिस मोर्चे तरह में से तैयार कर अमेरिका की चुके हैं। रणनीति काम कर रही है यहाँ पर, देवनाथ सर, एक डर भी ईरान को बना हुआ है कि कहीं अमेरिका की रणनीति होर्मुज को हथियाने की ना हो या उस पर नियंत्रण लेने की ना हो। ऐसे में काउंटर करना बहुत जरूरी है ईरान की तरफ से कि हमारी मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं, ड्रोन्स खत्म नहीं हुए हैं और अभी भी उसी हम कह रहे हैं कि उसी धौंस में ईरान भी है कि देखिए हम काउंटर करेंगे, जबकि उन्हें भी पता है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है ईरान में। गीतू जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया है फौजी तौर पर, अगर देखा जाए। उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, नेवी भी खत्म हो गई है, उनकी आर्मी जो है, जो भी है, वो पश्चिम में इराक कुवैत बॉर्डर पर तैनात है। तो इस युद्ध में IRGC के पास ले देकर लड़ने के लिए मिसाइलें बची हुई हैं। अब मिसाइलें कितनी बची हुई हैं, इसका अलग अलग आकलन है। करीबन 3,000 मिसाइलें उनके पास थी जब युद्ध चालू हुआ था 1 मार्च को। तो शायद उन्होंने अभी तक उसमें से 1200 या 1500 को फायर कर दिया है। तो अगर उन्होंने 1200 या 1500 को फायर किया है तो अब तक शायद उनके पास 1500 के आसपास मिसाइलें बची हैं। अब ज्यादा क्रिटिकल ये है कि वो हर रोज कितनी मिसाइलें बना सकते हैं। तो भारत में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कि अलग अलग मिसाइल मेकिंग प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, जैसे कि भारत में मिसाइल के लिए DRDO इन्वॉल्व है, इसरो इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, जो कि हमारी पृथ्वी, ब्रह्मोस,
अग्नि मिसाइलों को बनाता है। आकलन ये है कि ईरान एक हफ्ते में करीबन 10 मिसाइलों को बना सकता है। तो अगर यह सोचें कि ये युद्ध अब 1 महीने से रुका हुआ है, तो देवनाथ सर, तो ये माना जाए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर मिसाइलें बना सकता है, तो इसमें क्या माना जाए कि अभी भी ईरान के पास इतने संसाधन बचे होंगे कि वो मिसाइल बना सकता है, या फिर उसे चीन या रूस का समर्थन मिल रहा है, या वहां से उसको एक तरह से माने कि रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, या कुछ तरीके से जो पार्ट्स हैं वो मिल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है, आकलन क्या कहता है आपका? हाँ, देखिए, दुनिया में कोई भी देश जब मिसाइलें बनाता है तो 100% कंपोनेंट वो अपने देश में नहीं बनाता। अमेरिका भी सारे कंपोनेंट जो हैं अमेरिकन मिसाइल के लिए अमेरिका में नहीं बनाता है। जी। तो कुछ वह हिस्से दूसरे देशों से आते हैं। ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें ज्यादातर कंपोनेंट्स जो है नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस से आते हैं। सबसे बड़ी बात अभी जहां लिमिटिंग फैक्टर हो रही है कि उसका जो सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट हैं, यानी ईंधन है, उसकी शॉर्टेज है। कंपोनेंट्स तो ईरान इधर उधर से करके, ब्लैक मार्केटिंग से करके, यूरोप, ईस्ट एशिया, हांगकांग, इन सब देशों से खरीद रहा है, जिसे कहते हैं ग्रे मार्केट। डुअल यूज कंपोनेंट वो खरीद रहा है। चाइना भी सप्लाई कर रहा है। लेकिन फ्यूल जो है, जो कि बड़ी मात्रा में होता है, देखिए फ्यूल को छुपा छुपा के लाना मुश्किल होता है क्योंकि वो टनों में होता है, 1000 लीटर, 1000 किलो ऐसे। तो सॉलिड फ्यूल की बड़ी कमी पड़ रही है, लिक्विड फ्यूल प्रोपोनेंट्स की बड़ी कमी हो रही है। इसी की वजह से ईरान का जो मिसाइल प्रोडक्शन रेट है वो कम है। यानी कि चुनौतियां काफी है ईरान के सामने, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं उसे देखते हुए। एक बड़ी खबर आ रही है सर, अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने 9 युद्ध सुलझाए हैं, 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं। मैं चाहता हूं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हो जाए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कहा है कि अब तक 9 युद्ध सुलझाए हैं, 10वां संघर्ष भी खत्म करा सकता हूं। Well, I would do it. If I thought it would help, I'd do it. I'd love to see that war end. I've settled 8 wars and actually 9, and now it looks like we could have 10, but I would love to make that the 10th, I will tell you. I would love to see an end between Russia, Ukraine, that war. I think we're doing very well. Iran is seeming to be coming along very well. Militarily, very good. We'll see whether or not they can get there. Steve, go ahead. तो देखिए, अपनी तारीफ एक बार फिर से ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, 9 युद्ध रुकवा दिए हैं, 10वां भी रुकवाने की कोशिश हम करेंगे। डॉक्टर अजिताभ सर, यहाँ पर ये देखिए बड़ी बड़ी बातें ट्रंप की रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बोलते हैं जिससे कि लगे कि ये सारे काम ट्रंप ही कर रहे हैं, लेकिन इनसे ईरान अभी हैंडल नहीं हो रहा है, ये माना जाए। देखिए, ट्रंप तो बातूनी हैं और पलटने में भी बहुत स्मार्ट हैं। अभी उन्होंने एक्चुअली रूस में विक्ट्री डे मनाया जा रहा है और उसमें 2 दिन के सीजफायर का प्रपोजल रूस ने यूक्रेन को दिया था। उस बीच जंप करके रूस यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, अभी ट्रंप ने जंप करके एक तरह से रूस को कहा कि भाई 2 की बजाय 3 दिन का सीजफायर कर देते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, और रूस उसके लिए तैयार हो गया, यूक्रेन भी तैयार हो गया। तो इस वास्ते वो क्लेम कर रहे हैं कि 10वां वार भी वो रुकवा देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि 9वां वार जो सो कॉल्ड उनके हिसाब से जो ईरान में चल रहा है उसके जनक भी वही हैं। 9वां वार को भी उन्होंने शुरू किया है और उसको रुकवाने की क्षमता उनमें अभी तक तो नहीं दिख रही है। ईरान में अभी वॉर रुका कहाँ है, अभी तो संघर्ष जारी है, संघर्ष विराम की स्थिति में दिख रहा है। ऐसे में 10वें पे जंप करना, नोबेल प्राइज पाने की लगता है कुछ ज्यादा ही उनको खलबली मची है, होड़ मची है। और अगर आप देखें तो दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से कमर कस चुका है। 2 चीजों पे मैं अभी बताना चाहूंगा जिसपे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। जो हथियारों की सप्लाई रूस और चीन से हो रही है, अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के हिसाब से रूस ने एक बड़ा जखीरा कैस्पियन सी के माध्यम से और लैंड जो उसका रूट है उसके माध्यम से खास करके ड्रोन का, सैकड़ों ड्रोन का जखीरा ईरान को भेज चुका है या भेजने की तैयारी में है, कंटिन्यूअस चल रहा है। और ये ड्रोन ऐसे हैं जो अभी हमने सुना कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने यूज किया है,
फाइबर ऑप्टिक्स के बने ड्रोन हैं। तो ऐसे ड्रोन की सप्लाई रूस से आ रही है और इस ड्रोन की खासियत ये है कि ये डिटेक्ट भी नहीं होता। जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो ये बड़ा सस्ता और बहुत ही कारगर घातक ड्रोन साबित हो रहा है अटैक करने में। खास करके आसपास के जो गल्फ अरब के देश हैं जैसे यूएई वगैरह, वहां पे ये इस तरह के ड्रोन बड़े कारगर हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये बढ़ता ही जाएगा। ये मिसाइल कम भी हो जाए तो आज के दिन में इतने सस्ते ड्रोन आ गए हैं और जिसकी सप्लाई इसको लगता है आबाद और निर्बाध रूप से रूस साइड से चल रही है। तो ये एक डेटरेंस का और अटैक का भी ईरान के पास बड़ा हथियार है। दूसरा जो हमने कहा कि हॉर्मुज को इसने जो यूज किया है, अभी देखिए उस पे और अपना शिकंजा कड़ा करते हुए ईरान ने एक पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बना दी है। हॉर्मुज में एक लीगल अथॉरिटी उसने ईरान ने अपनी तरफ से बना दी है जो हॉर्मुज के ट्रांजिट को एक तरह से रेगुलेट करेगा और वहां से जो टैंकर्स या शिप्स जो भी जाएंगे उसको पहले वहां रजिस्टर करना होगा। ये अथॉरिटी जो ईरान ने बनाई है उसके पास 40 क्वेश्चंस का एक उन्होंने फॉर्म भी बनाया है। जो कोई भी अगर शिप वहां से जाना चाहेगा उसको वो फॉर्म भरना होगा, उसमें सारे डिटेल उसको देने होंगे। मीन्स कि सिर्फ डिटेल ही नहीं देंगे, टोल भी देना होगा। तो एक तरह से हॉर्मुज पे शिकंजा वो अपना कसता ही जा रहा है और अब इससे निजात पाना भी इतना आसान किसी भी देश के लिए नहीं होगा। तो ऐसे में चीजें सुलझने की बजाय और उलझती दिख रही है। बिल्कुल, और ऐसे में ये भी देखना होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं मनोज जी, बहुत से ऐसे देश हैं, चीन की बात हम कर ले, चीन को लगता है कि उनका काम अच्छा चल रहा है। अगर ये इसी तरह से अमेरिका इस ईरान के युद्ध में लगा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पर बहुत से ऐसे देश हैं जो चाहते भी नहीं हैं कि ये संघर्ष किसी भी तरह से ख़त्म हो, जिसमें कि चीन प्रमुखता से उसे लग रहा है कि उसका बेनिफिट इस वाले युद्ध में ज़्यादा है, जहाँ पर अमेरिका लगातार ईरान पर ही फोकस करता हुआ दिख रहा है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा ऐसा लग रहा है कि सबसे रशिया को सबसे ज़्यादा हुआ है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन नेशन ने जो सैंक्शन लगाया था कि आप ऑयल पे सभी कंट्रीज़ को मजबूर कर दिया था कि आप रशिया से आप तेल नहीं खरीद सकते हैं। तो इस युद्ध से रशिया को फ़ायदा हुआ और चाइना को तो हो ही रहा है, क्योंकि चाइना जिस तरह से चाइना और ईरान के बीच संबंध ट्रेडिशनल वे में रहा है और गुपचुप तरीके से आर्म्स साथ साथ मिसाइल तो शेयर कर रहा है ईरान के साथ साथ जो ट्रेड भी है वो ईरान के साथ उनका कंटिन्यू रहा है किसी न किसी रूप में। तो सबसे ज़्यादा फायदा रशिया और ईरान चाइना को हुआ है और रशिया चाहेगा कि ये कंटिन्यू रहे ताकि उनका जो ट्रेड बूस्ट जितना होगा और रशिया का जो साख है वो वर्ल्ड कंट्रीज़ पे बढ़ेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका का इस युद्ध में साख जो है गिरा है, जिस तरह से इसके एक्शन से जो है सभी कंट्रीज़ बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं। और हम लोग ने ये भी देखा कि क्यूबा पे जिस तरह से अमेरिका ने बोला कि हम हमला करेंगे, अब क्यूबा भी बोल रहा है कि हम भी जो है अमेरिका को जवाब देंगे। तो जो एक रिस्पेक्ट था या जो एक साख था अमेरिका का सभी कंट्रीज़ पे, और सब लोग 10 बार सोचते थे कि अमेरिका ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसको किस तरह से लागू किया जाए। अब सब कंट्रीज़ ने अब देख लिया कि जब से ट्रंप आए तब से जो है उनका जो कंडक्ट रहा है सभी कंट्रीज़ पे बहुत ही गलत रहा है। उससे जो है वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ साथ रिलेशनशिप में भी एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। अभी कितने भी यूनियन बने हुए हैं लेकिन अभी उनका कोई एग्जिस्टेंस ऐसा लग रहा है कि नहीं है। नॉर्मली हम लोग देखते थे सार्क भी था, एशियन भी था और भी बायलैटरल रिलेशंस थे, सबको जो है अभी उथल-पुथल समहाउ जो है अमेरिका ने कर दिया है। और जिस तरह से क्लेम ट्रंप के साइड से आ रहा है कि 9th युद्ध लगभग ख़त्म हो गया, 10वां भी हो जाएगा, और उनको बताना ये भी चाहिए कि जो 9th युद्ध वर्ल्ड में हो रहा था वो कौन-कौन था। तो नॉर्मली वो अपने आप को बूस्ट करते हैं, वो उनका जो सपोर्टर है अमेरिकन सपोर्टर मागा, उसको लग रहा है कि किसी न किसी रूप में मॉरल बूस्ट के कारण इस तरह का स्टेटमेंट आता है। और एक अच्छी बात है अगर सीज़ फायर रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि
देख रहे हैं कि अभी यूरोपियन नेशन जिस तरह से खुलेआम यूक्रेन को सपोर्ट करता था, और जब से अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, तब से यूरोपियन यूनियन भी अलग-थलग दो हो गया है। और इससे जो है वो जी। अगर यूरोपियन यूनियन अलग-थलग हो जाता है तो हम्म। शांति की ओर लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम। डील नहीं तो दूसरा रास्ता तय। सब ठीक नहीं हुआ तो प्लान भी तैयार। ईरान नहीं सुधरा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी होगी। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है कि अगर डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता तय हो चुका है। सब ठीक नहीं हुआ तो प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। विकास, कौन सा प्लान भी तैयार कर रहे हैं ट्रंप? क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है? देखिए, प्लान बी जो है वो सिंपल सी बात है। इस समय जो है इनके प्लान्स एक नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा थिंक टैंक है इस वक्त अमेरिका का। प्लान बी ही नहीं, प्लान सी, प्लान डी भी तैयार रखा होगा उन्होंने। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं, ईरान युद्ध के लिए नहीं मानता तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट ही है जिसको खोलने के लिए लगातार जो है अमेरिका दबाव बना रहा है, और उसी को खोलने की ये बात चल रही होगी। क्योंकि देखिए ईरान के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हॉर्मुज़ स्ट्रेट की है, क्योंकि बाकी चीजें ईरान जो है वो अपने वहां पर जिसका जो है तेल के जो है जो तेल उसकी सप्लाई है, जो तेल एक्सपोर्ट करता है, उसके ऑलरेडी वहां पे नाकाबंदी पोर्ट पर है। तो ऐसे में वो तो ऑलरेडी लॉक है। तो सिर्फ जो दूसरी जिसको लगातार हम अभी बात भी कर रहे थे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, वही उसका प्लान बी होगा। क्योंकि वो अगर खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं एक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो महंगाई बढ़ रही है वो कम होगी। इसके अलावा देखिए फिलहाल एक ये भी कुछ समय पहले अमेरिका ने ये भी कहा था कि उसकी जो है ग्राउंड जो इनकी सेना है, जो ग्राउंड आर्मी है, वो भी तैयार है उस आइलैंड पे कब्जा करने के लिए, एक ईरान के आइलैंड पे कब्जा करने के लिए। तो हो सकता है प्लान बी वो भी हो कि वहां पर कब्जा करके जो तेल की इनकी जो पूरी वो इंडस्ट्री है उस पर कब्जा किया जा सके। लेकिन बात वही आती है कि ट्रंप कब क्या बयान दें, किसको दें और किस तरह से उसको प्रेडिक्ट किया जाए, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ट्रंप खुद अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ऐसे में उनके बयान हर मिनट में, जो हर घंटे में बदलते हैं। तो ऐसे में क्या वो कहना चाहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, वो सिर्फ खुद ट्रंप ही समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि क्या चीजें इसमें एनालाइज कर सकते हैं कि आगे होगा क्या। लेकिन फिलहाल ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, वो उनके जो ट्वीट्स है, जो उनके वेक्स पे जो पोस्ट करते हैं, वही दिखाते हैं। लेकिन वो हर समय चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल प्लान भी यही हो सकता है, या तो ग्राउंड वॉर शुरू होगी इनके आइलैंड पर, तो या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने का काम तेजी से शुरू होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये देखना होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कैसे खोला जाएगा और क्या कुछ इनका प्लान भी हो सकता है। यहाँ पर देवनाथ सर, प्लान भी तो यही होगा कि हॉर्मुज़ पर कोई रणनीति बनाई जा रही होगी ट्रंप की तरफ से, लेकिन कैसे ये संभव हो पाएगा, क्या कुछ टैक्टिक्स यहाँ पर चली जा सकती है? हाँ गीतू जी, अमेरिका का आकलन है, CIA का भी आकलन है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ईरान के लिए बंद कर दिया जाए और जी। ईरान के जो 8 बंदरगाह हैं पर्शियन गल्फ में, अगर उनकी पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी जाए, तो ईरान की जो एक्सपोर्ट है वो तो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, कच्चा तेल। दूसरी बात है कि ईरान में जो भंडारण है, चाहे फूड हो या मेडिसिन हो या दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज हो, उनका भंडारण CIA का एस्टिमेट है कि और ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया है। और 4 महीने के अंदर ईरान के अंदर भयंकर कमी हो जाएगी, खासतौर से खाने पीने की सामग्री और दवाइयां। तो ऐसे में अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम की जब बात करता है, उसका मतलब ये होता है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को और ओमान की खाड़ी को इस तरह से मैनेज करेगा अमेरिका कि कोई भी ईरानियन पोर्ट से बाहर शिप ना जा सके। और दूसरी बात, दुनिया से कोई भी देश का शिप, किसी भी देश का शिप, वो अरब सागर से होते हुए, ओमान की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस करके ईरान ना जा सके। अब ये भी बहुत चतुराई है, क्योंकि अमेरिका में अभी प्रैक्टिकली एक बैन लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर युद्ध लड़ने से। इसीलिए उन्होंने चतुराई से इसको ऑपरेशन फ्रीडम का नाम नहीं दिया हुआ, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन लीगल सिस्टम में उनकी जो मिलिट्री पद्धति है, भारत में भी हम ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनुमति देती है।
यानी वो युद्ध से संलग्न है ये शब्द ऑपरेशन। तो इसीलिए आप देखिए वो यूज कर रहे हैं शब्द प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, और लीगली अमेरिका के राष्ट्रपति को 60 दिन की जो अवधि का जो उनके ऊपर एक दबाव है कि 60 दिन के बाद वो युद्ध नहीं लड़ सकते, यानी 1 मई के बाद वो युद्ध नहीं लड़ सकते, उससे बाहर निकालता है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका ईरान की शिप्स को तो रोक देगा, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम का जो दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि दुनिया के दूसरे देशों के शिप्स जो हैं वो गल्फ के अंदर जा सकें और गल्फ से बाहर निकल सके, उसके लिए दुनिया के दूसरे देशों के शिप्स तैयार नहीं हो रहे हैं। दुनिया भर के जितने शिप्स हैं, टैंकर्स हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, मालिक हैं, उनको आशंका है कि अगर वो गल्फ ऑफ ओमान से गुजरकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाएंगे तो ईरान उनके ऊपर रॉकेट्स और मिसाइल से हमला कर देगा। इनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है। शिपिंग में क्या होता है कि हर वॉयज के लिए उन्हें शिपिंग करना पड़ता है, नया शिपिंग, यानी हर बार जब वो एक बंदरगाह से निकलना, कोई भी शिप निकलता है तो मैरीटाइम कानूनों के अनुसार हर बार उनको एक इंश्योरेंस करना पड़ता है। तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी जो है न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं या लंदन में है। अब लंदन में जो उनका ग्रुप है, लॉयड्स ऑफ लंदन का जो ग्रुप है, उन्होंने इंश्योरेंस चार्जेस को 500% बढ़ा दिया है। तो कोई भी सिविल शिप प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत भी वहां से गुजरना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में कहा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर कोशिश लगातार ईरान की तरफ से ये भी है किसी भी तरह से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जाए अजीज अफसर। और ऐसे में अगर ऐसा होता है, क्या हिडन तरीके से छुपते हुए ईरान इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा होगा, ऐसा लग रहा है, संभावना है क्या? देखिए गीतू जी, यहाँ पे 3 मुख्य बातें अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि पहले ये आपने बड़ा अच्छा दिखाया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की वो बात कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम से भी एक स्टेप आगे जाने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें जो इंटरनेशनल कॉलिशन की बात हो रही है कि विश्व के अन्य देश भी आए। ट्रंप लगातार हर देशों पे, खास करके जो नेटो के देश हैं, चीन है, भारत है, ऐसे देशों पे लगातार वो दबाव बनाते रहे कि आप आगे आइए और हॉर्मुज को खोलने में यहाँ से शिपिंग के लिए आप सहयोग करें। खास करके एस्कॉर्टिंग की बात है, ये डिफेंसिव होगा, ये ऑफेंसिव नहीं होगा, ऐसा वो कहते रहे। इसमें चैलेंज है कि कोई देश आगे आ नहीं रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ता रहा, ऐसे ही हॉर्मुज बंद रहा, तो देशों को मजबूर होके, क्योंकि ये आर्थिक संकट जो है और ऊर्जा का जो इतना विकराल विभत्स रूप देखने को मिल रहा है, क्राइसिस, उसमें देशों को शायद कहीं ना कहीं बाध्य होना पड़ेगा और अमेरिका के साथ आना पड़ सकता है। तो एक तरफ तो ये जो हॉर्मुज में ऑपरेशन नहीं कह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की बात कर रहे हैं, इसकी संभावना हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए इसमें चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज पे अपनी पकड़ को बढ़ा के रखा हुआ है, उससे इतना आसान नहीं होगा। ईरान के पास 2 चीजें खास करके जो उसके साथ दे रही है, एक तो टेरेन कह लीजिए और दूसरा टाइम। टेरेन इस तरह से कि हॉर्मुज में और खर्ग आइलैंड का जो वहां की टोपोग्राफी ज्योग्राफी है, उसमें जो बूट्स ऑन द ग्राउंड वो तो अभी तक अमेरिका ने एक तरह से कर ही नहीं पाया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके खतरे भी बहुत हैं, और वो कितना खतरा अमेरिका मोल लेगा जब उसकी बॉडी बैग्स जो कहते हैं जाएगा, तो वो होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ टाइम की जो हमने बात की, ईरान ज्यादा से ज्यादा इसको खींचना चाहता है, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा वो ईरान के हक में जाएगा, क्राइसिस विद्यमान रहेगी, क्राइसिस और बढ़ेगी, तो इससे ईरान को लेवरेज मिलेगा। और लेवरेज यहाँ बहुत मैटर करता है कि बातचीत पे जाने से पहले वो जितना अपने आप को स्ट्रांग बना सके, अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके, उतना वो ज्यादा बातचीत के लिए ज्यादा वो सक्षम होगा और निगोशिएटिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी। लेकिन इस बीच ईरान के पास जो हमने टाइम की बात की, तो एक और क्राइसिस देखने को मिल रही है जो ईरान की मजबूरी दिखा रही है कि अभी उसका कहने को कि खर्ग आइलैंड पे ही उसका सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है। अब वहां से
या तो ईरान अपना प्रोडक्शन कम करे या स्टोरेज रखने का कोई उपाय नहीं है, और प्रोडक्शन अगर वो कम करेगा अपने ऑयल फैसिलिटीज में तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ये नल वाला कल की नहीं की तरह है कि अपना टेप बंद कर लीजिए और पानी जी चालू हो गया और टेप खोल लीजिए तो पानी बिल्कुल, यानी यहाँ पे अगर अजिताभ जी कुछ और ऑप्शन जो है ईरान को देखनी पड़ेगी, और उसके लिए भी अब ये कह सकते हैं कि नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर कुछ और नहीं सोचा गया तो। इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिकी सेना की ईरान को धमकी, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी सेना ने ईरान को धमकी दी है। अमेरिकी सेनाएं मिशन के लिए तैयार है और एक तरह से बड़ी धमकी मानी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि यहाँ पर मिशन के लिए तैयार हो चुकी है अमेरिकी सेनाएं। सीधी धमकी है ये ईरान के लिए, और इस पे अजिताभ सर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये धमकी जो दी जा रही है, अब एक तरह से माना जाए कि अब पूरी तरह से जो रणनीति तैयार की जा रही थी ट्रंप की तरफ से वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ की सेना भी अगर धमकी दे रही है तो ये मानिए कि अब युद्ध की आशंकाएं बढ़ रही हैं, या फिर ये सिर्फ धमकियां ही रह जाएंगी। कहा आशंका बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से टाइम और लेवरेज ईरान के पक्ष में होता दिख रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से जो प्लान बी की हमने बात की, आपने बात की, वो भी कहीं ना कहीं तैयार है। जिस तरह से खास करके इस वीक की अगर आप बात करें, अमेरिकी सेना ने जिस तरह से रेकी की है पूरे ईरान में, टोही विमानों को भेज के और सैटेलाइट के थ्रू कौन कौन से टारगेट पे उसके सॉफ्ट या हार्ड टारगेट हैं जिसको कि किया जा सकता है, चाहे वो बिजली के संयंत्र हो या उसके डिसैलिनेशन प्लांट हो, वाटर वे के हो, इस तरह के, या उसके जो सामरिक या कह लीजिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। तो एक तरह से प्लान बी भी उसका तैयार है कि अगर ईरान नहीं तैयार होता है तो अटैक की संभावना बढ़ती दिख रही है। और ईरान ने ऑलरेडी वहां पे अपना जमावड़ा, चाहे सैनिकों का कह लीजिए, और सैनिकों में भी स्पेशलाइज्ड जो उसके यूनिट्स हैं, चाहे वो एयरबोर्न यूनिट्स हों, चाहे उसके कमांडोज हों, हर तरह के वो तैयार कर रखा है उसने। अपने युद्धपोतों की संख्या भी बढ़ा रखी है। तो ऐसे में चारों तरफ से वो घिरता दिख रहा है। एक और क्राइसिस अभी जो लेटेस्ट अभी खबर आ रही है कि खर्ग आइलैंड के पास हॉर्मुज में लगभग 50 किलोमीटर में तेल का रिसाव हुआ है। उससे 50 किलोमीटर के दायरे में तेल के रिसाव होने की खबरें अगर सही हैं तो ये एक अमेरिका के लिए भी चैलेंज होगा कि हॉर्मुज में कैसे कैप्चर करें, या कैसे हम अगर फोर्सेस को वहां पे भेजेंगे, क्योंकि एक पर्यावरण संकट तो होगा ही होगा। ये एक तरह से सेना के लिए भी वहां से जो शिप्स निकलेंगे उनके लिए भी टेक्निकली शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अमेरिका सैनिक कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह से अब तैयार दिखता है। और ऐसे समय में जब ईरान कमजोर हो गया है, अमेरिका कहीं ना कहीं हावी हो सकता है, उसको टाइम भी मिल गया है तैयारी के लिए। उधर इजराइल भी तैयार है। और दिक्कत इसमें ये एक आ रही है कि जो अभी लेटेस्ट खबरें हैं कि शायद सऊदी ने मना कर दिया है, और सऊदी के साथ साथ कुवैत ने भी मना कर दिया है अपने एयर बेस और अपने एयर स्पेस को अमेरिका को यूज करने के लिए। तो अगर इस तरह से उसके एलाइज जो हैं वही अगर अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका के लिए फिर ये ऑपरेशन जो कहते हैं फिर से चलाना, सैनिक कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं होगा। गीतू जी जी बिल्कुल। और ऐसे में मनोज जी आप क्या मानते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए तैयारी जिस तरह से ट्रंप कर रहे हैं, पहले भी ऐसी लग ही रहा था कि कुछ ना बैकअप में उनकी तैयारी रहने वाली है, सामने सीज फायर रहेगा और पीछे पीछे पूरी स्ट्रैटेजी। तो ये तो ईरान भी समझता होगा, ईरान भी यानी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा होगा, दूसरे देशों के साथ जो साठगांठ करनी है वो भी बराबर चल रही होगी। ईरान को जो है सफिशिएंट टाइम मिल गया है इस सीज फायर में, और हम लोगों ने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री रशिया का, चाइना का यात्रा किया और कंसेंसस बनाने के लिए संभव जो है सक्सेस हुआ। और इसमें ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशन ईरान का है, इससे अब लग रहा है कि कहीं सेकेंड नॉर्थ कोरिया ईरान ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ने देखा कि अभी जो है ईरान मजबूत दिख रहा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरह से इस तरह का कब्जा दोनों अमेरिका और ईरान का हुआ है। एक चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसमें अमेरिका जैसा लग रहा है कि वो फंसता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि पिछले 50 साल में इस तरह का जो रिस्ट्रेंट
अमेरिका ने कोई भी कंट्री के साथ जो भी अपना मोनोपोली किया हो वो फेस नहीं किया। और जिस तरह से सेकेंड लीडरशिप अभी ईरान में सामने आया है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लीडरशिप जो है को मार दिया गया था, तो ये बहुत ही डिक्टेटोरियल लीडरशिप है। और ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है। और जो हम लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम ईरान नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है कि वो आने वाले समय में अमेरिका के और वर्ल्ड के कोई भी कंट्रीज के दबाव में नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सेकेंड नॉर्थ कोरिया ईरान ना बन जाए। बिल्कुल, ऐसे में अब ये देखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ हालात बनेंगे यहाँ पर। और देवनाथ सर, अभी क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, सेना की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, सीधे सीधे कभी धमकी दे देते हैं, कभी कहते हैं कि सीजफायर यूं ही बरकरार रहेगा। तो ये हम कितने दिनों में माने? ये जो अमेरिकी सेना ये धमकी दे रही है, हॉर्मुज़ पर क्या कुछ प्लान हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें माइंस की, जो माइंस पानी के नीचे बिछे हुए हैं, उन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाएगा और क्या कुछ कितनी बड़ी चुनौती ट्रंप की सेना के लिए हो सकता है? देखिए, अमेरिका की सेना को कोई चिंता नहीं है, उनके साधन असीमित हैं। जहां तक अभी कब तक ऐसे चलेगा, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि 30 दिन के लिए वो ईरान से बातचीत करने की मोहलत दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगले 1 महीने तक शायद अमेरिका भयंकर बमबारी ईरान के ऊपर शुरू नहीं करेगा, मेनलैंड ईरान के ऊपर शुरू नहीं करेगा। जो अमेरिका फिलहाल हमले कर रहा है वो सिर्फ पर्शियन गल्फ में या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें कि ईरान के या तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या ईरान की IRGC के नेवल यूनिट्स तैनात हैं, जहां से वो ये छोटे छोटे पेट्रोल बोट्स और मिसाइल बोट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला करता रहेगा। क्या अमेरिका की नीति होगी 1 महीने के बाद? बहुत हद तक निर्भर करता है कि क्या इस 1 महीने के अंदर वो एक अमेरिका की कांग्रेस को कन्विंस कर सकते हैं कि इस युद्ध को फिर से चालू किया जाए। यानी युद्ध का मतलब है जैसे कि पहले ईरान और अमेरिका मिलकर हर रोज पहले जिस तरह से पहले इजराइल और अमेरिका मिलकर हर रोज ईरान के ऊपर 500 कभी 1000 मिशंस भेज रहे थे। उसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि अभी बिल्कुल, यानी ट्रंप इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, शायद इसलिए उन्हें लग भी रहा है कि वो बहुत आराम से सोच समझकर काम करें और सामने अपने जो बयान देते हैं वो देते रहते ही हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।